हेलो फ्रेंड्स, एक पोएम तो आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो बिल्कुल ये मछली इस पानी में है और हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस फ़िश को ऊपर से देखें तो जितनी गहराई पर ये हमें दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा नज़दीक दिखाई देगी, हमें ये पास में दिखाई देगी। ठीक है, और उसको हम लोग अपरेंट डेप्थ बोलते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको अपरेंट हाइट के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि एक चमगादड़ जो है वो उड़ता हुआ यहाँ पर आया है और ये चमगादड़ इस फ़िश को देख रहा है। ठीक है, अगर ये इस फ़िश को देखेगा तो इस चमगादड़ को ऐसा नज़र आएगा कि फ़िश इसके पास में है। लेकिन अगर ये फ़िश देखेगी, ये जो फ़िश आपको दिखाई दे रही है, जब ये चमगादड़ को देखेगी तो उसको ऐसा फील होगा कि जितनी हाइट पे एक्चुअली ये चमगादड़ है उससे ज़्यादा हाइट पे इसको ये दिखाई देता है। और ऐसा किसके कारण होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन के कारण। ये अपरेंट हाइट होती है। रिफ्रैक्शन हमेशा और हमेशा एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ओके, तो अपरेंट हाइट हम लोग पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। पहली बात कि ये फ़िश जब देख रही होगी, फ़िश डेंसर मीडियम में है। डेंसर मीडियम से जब कोई ऑब्जेक्ट देख रहा होता है, डेंसर मीडियम से जब कोई ऑब्जर्वर देख रहा होता है रेरर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे होता है उससे ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग अपरेंट हाइट कहेंगे। एक बात तो हम लोग ये देखने वाले हैं। दूसरी बात ये देखने वाले हैं कि जैसे इस चमगादड़ को आप लोग अभी बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं, ये आपको इतनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर चमगादड़ के और हमारे बीच में एक मीडियम आ जाए, जैसे कि ये मीडियम आ गया जिसकी थिकनेस टी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये जो चमगादड़ जितनी डिस्टेंस पे हमें दिखाई दे रहा है, इसके आने से वो थोड़ा पास में नज़र आता है। थोड़ा पास में नज़र आएगा, जहाँ पर यहाँ है तो थोड़ा पास में नज़र आएगा। ये जो शिफ्ट होता है इसका इमेज का, इसे हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। और नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू 1 - 1/μ × t से देते हैं, जहाँ पे t तो इस मीडियम की थिकनेस है और म्यू इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो तीसरी बात करेंगे हम इस वीडियो में, वो बात होगी कि जिस वेसल में हम लोगों ने फ़िश को रख रखा है, अगर उस वेसल के नीचे पॉलिश कर दें, ठीक है ना, या फिर मिरर लगा दें, तो मिरर लगाने के बाद में अगर ये चमगादड़ ऊपर से इस फ़िश को देखेगा और इस फ़िश की इमेज को देखेगा, मिरर में जो इमेज बन रही है, तो वो इमेज इसको कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए बच्चों इन सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए। बच्चों, जैसे अपरेंट डेप्थ होती है वैसे ही क्या होता है, अपरेंट हाइट का भी कंसेप्ट होता है। तो मैंने क्या किया है, अब की बार बिल्कुल पहले की तरह ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने एक तालाब लिया है ये, ठीक है, ये इसको मैं ब्लू कलर से रंग रहा हूँ। ये अपन लोग कलर इसलिए करते हैं थोड़ा सा फील आए, नहीं। और इस तालाब में एक फ़िश है, ये मछली है और ये मछली अब ऑब्जर्वर है। पहले जो हमारा ऑब्जर्वर था वो रेरर मीडियम में था, लेकिन अब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है। अपरेंट हाइट का केस तब आता है जब जो हमारा ऑब्जर्वर होता है ना, वो तो डेंसर मीडियम में होता है। ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेरर मीडियम में होता है। एक बर्ड यहाँ पर उड़ रहा है और इस बर्ड को जो है ये फ़िश देख रही है। तो बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले क्या हो रहा था, बर्ड देख रहा था फ़िश को, अब फ़िश देख रही है बर्ड को, तो कहाँ दिखाई देगा? पहले तो देखो रे डायग्राम बनाते हैं। एक रे तो मान लीजिए इसमें से सीधी निकली तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगी, और जो दूसरी रे है वो ऐसे आई नॉर्मल के साथ। जब कोई रे रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो जब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो मतलब ये ऐसे मुड़ेगी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएगी। और जब ऐसे मुड़ेगी तो उस फिश को ऐसा लगेगा कि एक रे तो ये आ रही है, दूसरी रे आ रही है, तो उसका मतलब इसको ऐसा लगेगा कि जैसे बर्ड यहाँ है, बर्ड इस जगह पर है। तो बर्ड की जो एक्चुअल हाइट है वो तो एच थी, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर आप पिछली बार की तरह मैथमेटिक्स लगाओगे ना, वो एक ट्राइंगल ये ले लोगे, ये ट्राइंगल ये ले लोगे, तो ये जो हाइट है अपरेंट हाइट, ये आ जाएगी आपके पास में म्यू एच, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे तो क्या होता है, पास आ रहा था, वहाँ पे तो पास आ रहा था तो कम हो रहा था, इसलिए डी के अंदर म्यू डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो म्यू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपरेंट हाइट हो जाएगी म्यू एच।
तो बस इतना सा ध्यान रखना बच्चों, है ना, कि मतलब जो ध्यान में रखने वाली बात क्या है वो ये है कि दो केस बिल्कुल क्लियरली आपके माइंड में अच्छे से होने चाहिए। अगर आपका जो ऑब्जर्वर है वो रेरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो आपको ऑब्जेक्ट इस सरफेस के नज़दीक नज़र आएगा। ये डी है तो वो नज़दीक नज़र आएगा, डी अपरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू होगा। लेकिन ऑब्जर्वर अगर आपका डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट आपका रेरर मीडियम में है, तो ये आपको थोड़ा दूर दिखाई देगा। और कितना दूर दिखाई देगा सरफेस से? म्यू एच, एच अपरेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू एच। ध्यान रखोगे इस बात का। बस ये अगर आप अच्छे से कंपैरिजन कर पाते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। बस ध्यान में रखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो पास में आ जाएगा ऑब्जर्वर की नज़र में, ठीक है ना। और अगर आप डेंसर मीडियम से देख रहे हो रेरर मीडियम की किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको दूर दिखेगी। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान में रखा है तो हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो दिमाग में क्लियर भी नहीं हुई है बात, तो इस एग्जाम्पल के बाद में क्लियर हो जाएगी। देखो इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये आपको एक स्लेब दे रखी है ना, ये ग्लास स्लेब है और उस ग्लास स्लेब का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो आपको 1.5 गिवन है, ऐसा आपको दिया हुआ है। इस ग्लास स्लेब की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है और इसके नीचे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से 60 सेंटीमीटर की हाइट पर ऊपर एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। आपको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्यूड बाय द ऑब्जर्वर क्या होगी। ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दिखेगी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में मैंने इस तरह से एक ग्लास स्लेब रख दी। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एक्चुअली क्या होगा कि जब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी तो उस लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करता है, ठीक है। तो जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी तो एक बार तो रिफ्रैक्शन उसका यहाँ होगा और दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, ठीक है। तो जब पहली बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो आप एक हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर मान लीजिए जो यहाँ है। अगर मैं इस सरफेस से देखूँ तो इस सरफेस से मुझे ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, मुझे सबसे पहले ये निकालना होगा। और जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो ही उसकी इमेज होगी इस सरफेस के लिए, और वो जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? मतलब एक बार रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अभी तक के जो मैंने आपको केसेस करवाए ना बच्चों, ठीक है ना, एपरेंट डेप्थ निकलवाई हो चाहे एपरेंट हाइट निकलवाई हो, जैसे जब मैंने आपको एपरेंट डेप्थ निकलवाई तो एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा था। डेंसर से रेरर में जाते समय जब रिफ्रैक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट हमें सरफेस के नज़दीक दिखाई देता है। और जो मैंने आपको एपरेंट हाइट बताई उसमें भी एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो रेरर से जब डेंसर में लाइट आती है तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट हमको दूर दिखाई देता है। ये बातें मैंने आपको बताई, लेकिन अभी तक एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा था। इस क्वेश्चन में 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार इस सरफेस पर और एक बार इस सरफेस पर। तो देखो यहाँ पर अगर इस सरफेस से देखोगे तो ऑब्जर्वर एक तरीके से यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो जब हम डेंसर से देख रहे होते हैं रेरर की तरफ तो हमें इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो थोड़ी दूर दिखाई देगी, ये हम लोग जानते हैं। अब कितनी दूर दिखाई देगी, यही इसकी इमेज होगी जिसको मैंने I1 बोल दिया। और ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को मैं म्यू एच से रिप्रेजेंट करूँगा। इसको मान लीजिए मैंने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। तो जो AB डिस्टेंस है ये किससे दी जाएगी, म्यू एच से दी जाएगी। म्यू की वैल्यू है 1.5 और एच की जो वैल्यू है वो है 20। तो आ गया मेरे को 30 सेंटीमीटर, मतलब मेरे को 30 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। अभी जो इमेज I1 है वो इस सरफेस 2 के लिए एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज I1 बिहेव्स लाइक a virtual object for surface 2। इस सरफेस 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सरफेस के लिए बात करता हूँ तो अब मेरा ऑब्जर्वर यहाँ है, इसको कहाँ दिखेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ
इमेज फ्रॉम सरफेस टू, सरफेस टू से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो क्योंकि हम रेयर मीडियम में हैं और ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में है तो हमें नज़दीक दिखाई देगा, और मैं डी अपरेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा और डी अपरेंट इज इक्वल्स टू लिखूंगा डी अपॉन म्यू। जो डी है, डी का मतलब हुआ कि यहाँ से डिस्टेंस इस इमेज की, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 30 प्लस 30, ये जो डिस्टेंस आई है 30 आई है, 30 प्लस 30 मतलब 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। तो ये 60 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने म्यू को डिवाइड कर दिया। म्यू है मेरे पास में 1.5, 1.5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये मुझे जो इमेज है, इस इमेज की जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दिखाई देगी। 30 तो ये, और ये यहाँ पे लगभग ये एक्चुअल डेप्थ हो गया, और अपरेंट डेप्थ मेरे को यहाँ पे दिखाई देगी, तब ये मेरे को 40 पे दिखाई देगी। तो जो फाइनल इमेज है ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। लेकिन ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कहाँ से आई बच्चों, इस सरफेस से आई। और मेरे को पूछा कहाँ है कि व्यूड बाय ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो कितने पर होगा, तो देखो 40 तो ये है और 60 ये है, 40 और 60 कितना हो गया बच्चों, 100 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे गलती ये कर सकते हो कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 40 आंसर लगा के आ सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन में देख लो कि व्यूड बाय ऑब्जर्वर पूछा है। व्यूड बाय ऑब्जर्वर 40 प्लस 60 मतलब 100 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 40 प्लस 60 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई थिंक काफ़ी हद तक आपको ये बात समझ में आई होगी। और मैं हमेशा की तरह फिर कह रहा हूँ, दोबारा से करो, एक पेपर लो, पेन लो, क्वेश्चन को वीडियो में थोड़ा पीछे की तरफ जाओ, है ना, जहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया था वहाँ पे जाके पोज कर दो और इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो। जो दिक्कत आए फिर जो सॉल्यूशन मैंने बोला है उस सॉल्यूशन को देखो, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे नॉर्मल शिफ्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है ये, और मैंने देखा है कि इस प्रोफाइल में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे डाउट्स लेकर आते हैं कि सर ये कैसे हुआ, समझा दीजिए। तो मैं इसको एक जनरली आपको इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, नॉर्मल शिफ्ट को। बच्चों, इसको अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम कोई डायरेक्ट आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ठीक इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं मेरे 2-3 वीडियोस, उनको आप ज़रूर से देखें। मतलब जहाँ से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, फिर जो मैंने स्नेल्स लॉ समझाया है, फिर जो मैंने अपरेंट डेप्थ समझाया है ना, ये सिक्वेंशली 3-4 वीडियो हैं जिनकी रे ऑप्टिक्स की जो सीक्वेंस है वो 18-19 सीक्वेंस वाले जो वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखें, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ। द शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ थिन पैरेलल स्लैब प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्लास स्लैब है और मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई देता और इस ऑब्जेक्ट से रेज मेरे पास में ऐसे पहुँचती सीधी। लेकिन अगर मैं इसके रास्ते में कोई एक स्लैब रख देता हूँ, लेट अज्यूम इस स्लैब की जो थिकनेस है वो t है, तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे दिखने की बजाय मेरे को थोड़ा पास में दिखता है ना, क्लोज़र टू माई आइज़, ये मेरे आँखों के पास में आ जाता है। तो अब ये पास में क्यों आ गया, ठीक है, तो पास में इसका आ जाना, इधर इसका शिफ्ट हो जाना, देखो कितना शिफ्ट होगा एग्जैक्टली, किस अमाउंट से शिफ्ट होगा, ये सब मैं आपको अभी कैलकुलेट करवाऊँगा। लेकिन रेस की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसी को हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं कि भाई ये नॉर्मल शिफ्ट है। अब देखो ये इसलिए हुआ क्योंकि मान लीजिए आई पे इमेज बन रही है, तो इमेज बनने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेस की ज़रूरत होती है। तो एक रे तो ये दिखा रखी है, दूसरी रे मान लीजिए ये वाली है। इस रे को जाना तो ऐसे था, लेकिन जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट तो टुवर्ड नॉर्मल थोड़ी सी शिफ्ट होगी, और फिर जब ये यहाँ से वापस इस मीडियम में जाएगी तो जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरी आई को ऐसा फील होगा कि जैसे एक रे तो ये वाली आ रही है और एक रे ये वाली आ रही है, तो आई को ऐसा फील होगा कि जैसे ये वाली रे इधर से आ रही है।
ठीक है ना, यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, तो ये अपेरेंट पोजीशन है। तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो तो कैसा है, रियल है, और जो मेरी इमेज है वो कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना इतना शिफ्ट हुआ इस तरफ, और ये जो डिस्टेंस, ये जो जितना शिफ्ट हुआ है यही क्या है, नॉर्मल शिफ्ट है। ठीक है, हमारी आंखों के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देने लग जाता है ऑब्जेक्ट। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि व्यूइंग, ये जो सिचुएशन मैंने बनाई है, ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब makes the object closer, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऑब्जेक्ट आपके पास में है। मेरा इतना बार जब मैंने चीज़ बोली ना, तो इससे ये तो तय हो गया कि आपको ये तो पता रहेगा कि अगर स्लेब बीच में रख दी जाएगी तो ऑब्जेक्ट आपको पास में दिखाई देता है। और उसका कारण क्या होता है बच्चों, ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया, और कारण है दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक्चुअली रिफ्रैक्शन जो होता है ना वो हमेशा एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, एक माया जाल क्रिएट कर देता है। ठीक है, जो पास की दूर है वो कभी दूर दिखाई देती है, जो दूर की चीज़ है वो पास दिखाई देती है। तो एक सिचुएशन को है ना थोड़ा सा चेंज कर देता है ये, रेस को डिले कर देता है या फिर उनको जल्दी भेज देता है। अब हम एग्जैक्टली ये डिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि ये डिस्टेंस आएगी कितनी। तो देखो, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी आई है, और यहाँ से रे बिल्कुल सीधी आ रही थी। मैंने इनके बीच में एक स्लेब रख दी, स्लेब की थिकनेस मैंने टी मान लिया, उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया। अब ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी, अब मैंने ये भी मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये x है, और इस स्लेब का यहाँ से जो डिस्टेंस है ये y है। ठीक है, मैंने सबसे पहले तो ये आपको लिखा कि एक्चुअल डिस्टेंस, सबसे पहले तो मैं एक्चुअल डिस्टेंस लिख रहा हूँ कि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अगर मैं इसकी एक्चुअल डिस्टेंस लिखता हूँ बच्चों, तो देखो ये एक्चुअल डिस्टेंस में क्या लिखूँगा, x प्लस टी प्लस वाई लिखूँगा। इसके बाद में मैं अपेरेंट डिस्टेंस निकाल लूँगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो सबसे पहले यहाँ से जाएगी, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद में फिर वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। तो जब पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो ना, तो अपनी आँख को यहाँ लगा लो। ठीक है ना, जो भी पहली एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे आँख लगा लो। तो आप जब यहाँ से देख रहे होंगे, एक्चुअली इसको अब व्यू कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ से हो रहा है। तो इस सरफेस को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि अगर आप किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में देख रहे होते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट जहाँ पर होता है उससे दूर नज़र आता है। तो ये जो सरफेस 1 है और जो सरफेस 2 है, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर सरफेस 1 डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, एक्चुअली इससे जो इमेज बनेगी ना वो इंटरमीडिएट इमेज होगी, फिर इससे जो बनेगी वो फाइनल इमेज होगी। फॉर सरफेस 1 डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, अगर मैं वो इमेज लिखूँ, उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि उसकी जो डिस्टेंस है वो होगी म्यू इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ इस चीज़ को कि ये कैसे होगी। तो ये आपकी इमेज बन गई, ये डिस्टेंस म्यू एक्स हो गई। अब ये डिस्टेंस म्यू एक्स हो गई, तो ये जो इमेज है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से म्यू एक्स है, ये इमेज इस सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी जब सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फॉर सरफेस 2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट I1, देखो इसकी जो इमेज है ना वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी म्यू एक्स प्लस टी, टी ये वाली डिस्टेंस है ना, तो ये हो जाएगी आपकी म्यू एक्स प्लस टी। डन। अच्छा, अब ये म्यू एक्स प्लस टी हो गई है। तो अब इस इमेज की जो इमेज बनेगी वो
क्या होगी, क्योंकि अब हम कहाँ से देख रहे हैं, रेयरर मीडियम से देख रहे हैं। अब हम रेयरर मीडियम से देख रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट इधर डेंसर मीडियम में है, तो हमें ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज है उसकी यहाँ पर लगभग बनेगी इसके पास में, जिसको मैं एपरेंट डेप्थ भी बोल सकता हूँ एक तरीके से। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस टू, सरफेस टू से जो इमेज हो जाएगी वो, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डी एपरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो जो रियल डेप्थ है इसकी वो है म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस आई ये वाली। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई से जो फाइनल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस डी अपेरेंट। y प्लस डी अपेरेंट का मतलब हुआ, डी अपेरेंट ये है म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। इसको ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू का मतलब x प्लस टी, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये मेरी इतनी आई, y प्लस एक्स प्लस टी अपॉन म्यू डिस्टेंस है। और जो मेरी इनिशियल डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में वो कितनी थी, x प्लस टी प्लस वाई थी। और ये अब ये आई है y प्लस एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट हुआ x प्लस टी प्लस वाई जो स्टार्टिंग में थी माइनस y प्लस एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। तो ये हो गया x प्लस टी प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स माइनस टी अपॉन म्यू। y से y कट गया, x कट गया, ये हो गया t1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखना। और ये जो फॉर्मूला होता है इस नॉर्मल शिफ्ट का, एक्चुअली यही आपको यूज़ करना पड़ता है, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी। ये नॉर्मल शिफ्ट आया मेरे पास, बस आप तो इसी को ध्यान रखो, आपका सारा काम हो। एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, ये काफ़ी हद तक आपकी अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट पोजीशंस की जो फंडा है उसको क्लियर करेगा। देखो ये एक वेसल दिया हुआ है जिसमें h हेड तक आप लोगों ने वाटर फिल कर रखा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है। इस वेसल के बीचों बीच यहाँ पे एक फ़िश है जो, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर, और बिल्कुल बीच में है तो ये है h/2 और ये भी h/2, और सरफेस से h हाइट पे एक बॉय जो है इस फिश को देख रहा है। आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला तो है फाइंड द अपेरेंट डिस्टेंस और एट विच द बॉय सीज द फिश, कितनी डिस्टेंस पे ये फिश को देखेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द अपेरेंट डिस्टेंस एट विच द बॉय सीज द इमेज ऑफ फिश रिफ्लेक्टेड इन द मिरर एट द बॉटम, कि जो बॉटम पे जो इमेज बनेगी इस फिश की, ठीक है ना, वो जो इमेज है वो एक्चुअली इस बॉय को कहाँ पे दिखाई देगी। तो दो चीज़ें हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। देखो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। पहला पार्ट तो क्या हो रहा है कि इसको डायरेक्ट इस फिश को देखना है कि फ़िश कहाँ दिखेगी। तो फिश में से जो लाइट बाहर निकलेगी ना उसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और वो सीधी बॉय तक पहुँचेगी। तो ये नॉर्मल सा केस है हमारा, जिसमें हमें पता है कि जो फिश है ये इस बॉय को थोड़ा सा अपने नज़दीक दिखाई देगी। तो ये जो सरफेस है, अगर मैं इसकी सरफेस से अपेरेंट डिस्टेंस निकालता हूँ, अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम वाटर सरफेस, ठीक है, तो ये अपेरेंट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डी अपेरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू आ जाएगी। यहाँ पे डी तो रियल डेप्थ होती है जो मेरे को h/2 दी हुआ है, और जो म्यू होता है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है जो मेरे को 4/3 गिवन है। तो ये 4/3 है तो ये 3/4 और ये h/2,
तो ये 3h/8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस आई अपेरेंट पोजीशन, ये इस बर्ड की आई, मतलब जो बर्ड की यहाँ पर लगभग ये पोजीशन आएगी। मेरे को बॉय से डिस्टेंस पूछा है, अपेरेंट डिस्टेंस एट विच द बॉय सीज द फिश। तो बॉय कितने डिस्टेंस पे देखेगा, तो इस डिस्टेंस में मेरे को h ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर अगर मैं लिखता हूँ तो वो आ जाएगा 3h/8 + h। इसमें मैं h भी जोड़ दूंगा तो ये 11h/8 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक आंसर हो गया। दूसरी बात, ये जो सेकंड पार्ट है ये बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ये जो प्लेन मिरर है इसमें जो इमेज बन रही है वो इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी। तो जहाँ पे आपको ये फिश दिखाई दे रहे बच्चों, इसकी जो इमेज है इस प्लेन मिरर में इतनी डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ये फिश ऊपर की तरफ है, मतलब h/2 पर। अब जब ये इमेज बन रही है तो उसके बीच में कहीं पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और जब रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो फिर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जितना भी माया जाल है ना, वो सब कौन बनाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन बनाता है। इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर h/2 पे, इधर h/2 पर हो जाएगा। तो अब लेकिन अब ये जो इमेज है, इस इमेज से जो रेज निकलेंगी वो इधर आएंगी सरफेस पे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर बॉय तक पहुँचेगी। तो अब एक्चुअली बॉय के लिए जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट की वो h/2 और h/2 3h/2 हो गई, ठीक है ना। तो अब इस सेकंड केस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड केस में यह है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मैं रियल डेप्थ लिखता हूँ, रियल डेप्थ ऑफ इमेज ऑफ फिश, ठीक है, ये डी इमेज, तो ये आ गई मेरे पास में 3h/2। तो मैं एपेरेंट डेप्थ लिख देता हूँ, एपेरेंट डेप्थ ऑफ इमेज फ्रॉम वाटर सरफेस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से लिख रहे हो आप। तो ये लिख दूंगा मैं डी एपेरेंट इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ ऑफ इमेज अपॉन म्यू। तो डी एपेरेंट आ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस 3h/2 है, इसमें मैं म्यू को डिवाइड कर देता हूँ जो 4/3 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 9h/8, ठीक है। ये 9h/8 इसकी एपेरेंट डिस्टेंस आएगी, लेकिन मेरे को बॉय से डिस्टेंस निकालने तो मेरे को h और ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर हो जाएगा 9h/8 प्लस h, ये हो जाएगा 17h/8। दिस इज आंसर, ओके। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना बच्चों, और इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना, ये आपको रियली बहुत हेल्प करेगा।